हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इकोनॉमी स्पेशल बैच में आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम से संबंधित एक क्लास हम ले चुके हैं। आज इससे संबंधित दूसरी क्लास है। क्लास के प्रारंभ में, जैसा मैं आपको हर क्लास के प्रारंभ में बताता हूं, इकोनॉमी स्पेशल हमारा बैच है। यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क फ्री ये बैच है, जिसमें जितनी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है या आईएएस की एग्जाम है, उसमें इकोनॉमी, जीएस, जनरल स्टडी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सम्मिलित किया गया है। न केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, अपितु सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक्स के लिए फायदेमंद रहने वाला है, उपयोगी रहने वाला है। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन हम लेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जो इकोनॉमी की हमारी नेशनल इनकम से संबंधित कक्षा थी, उसमें हमने देखा था कि जो नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आय है, उसका मापन जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है, इसे हम पिछली कक्षा में समझ चुके हैं, पिछली क्लास में अच्छे से जान चुके हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि किन किन वस्तुओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में या जीडीपी की कैलकुलेशन में, और किन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि जीडीपी का कैलकुलेशन कौन से विभाग द्वारा और कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साथ ही हमने देखा था कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो दो मूल्यों पर किया जाता है। पहला मूल्य कारक लागत और दूसरा बाजार लागत। कारक लागत का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले कारक, जो कि किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ हैं, वो कितनी मात्रा में लगे हैं, उनको यदि जोड़ दिया जाए, उनका मौद्रिक मूल्य निकाल लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वस्तु के उत्पादन का कारक लागत या कारक लागत पर जीडीपी कहलाती है। जबकि कारक लागत पर जो जीडीपी प्राप्त होती है, उसमें उत्पादन के लिए जो टैक्स लगाए जाते हैं सरकार द्वारा, उनको जोड़ दिया जाए और सब्सिडी को घटा दिया जाए, तो हमें बाजार लागत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से बाजार लागत और साथ ही साथ हमने कारक लागत पर जीडीपी की गणना के तरीके को देखा था। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि जीडीपी की गणना चालू मूल्य और स्थिर मूल्यों पर भी की जाती है। चालू मूल्य का तात्पर्य है वर्तमान वर्ष में जो वस्तु का मूल्य है उसके आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन, और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की कैलकुलेशन का तात्पर्य है वर्तमान वर्ष से पिछले किसी वर्ष को आधार मानकर उस आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर वर्तमान वर्ष की जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाना क्या कहलाता है, कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य पर जीडीपी का कैलकुलेशन कहलाता है। अब आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है उसके तरीके कितने हैं। तो जीडीपी का कैलकुलेशन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन प्राय यह तीन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है उत्पादन विधि, या इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। क्या होता है ये मेथड, आने वाले कुछ स्लाइड में हम समझने वाले हैं। दूसरा जो जीडीपी कैलकुलेशन का तरीका है वो है इनकम मेथड या आय विधि, इसे कहा जाता है। और तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड या कंजप्शन मेथड या सेविंग मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यय विधि, उपभोग विधि या बचत विधि। एक एक करके देखते हैं कि ये विधियां क्या होती हैं और इनके द्वारा जीडीपी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि। तो सबसे पहला हम कौन सी विधि देख रहे हैं, उत्पाद विधि या प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड या उत्पाद विधि में क्या किया जाता है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है देश में, उन सभी उत्पादित जो वस्तुएं हैं, जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं वे, या किसी वस्तु के मूल्य में क्या किया जाता है, वर्धन किया जाता है, मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन, अब मूल्यवर्धन का तात्पर्य और समझ लें हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में क्या बनता है, आटा है, आटा से क्या बनता है, ब्रेड बनती है। आटे से क्या बनती है, ब्रेड बनती है। अब आटे से ब्रेड, आटा कितने रुपए का लाया, ये फैक्ट्री वाला माना 100 रुपए का, और ब्रेड इसने कितने रुपए की बना दी, ब्रेड का मूल्य कर दिया इससे 120 रुपए। तो इसका वैल्यू एडिशन इसने कितना किया, 20 रुपए। तो या तो प्रोडक्शन करे कोई, या क्या करे, वैल्यू एडिशन करे। तो उस प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन को जोड़ दिया जाए सभी वस्तुओं के लिए, देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है उन सभी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को, और यदि मूल्यवर्धन होता है तो उस मूल्यवर्धन को यदि जोड़ दिया जाए
तो जो जीडीपी प्राप्त होती है वो उत्पाद के आधार पे या प्रोडक्शन मेथड के आधार पर उस देश की क्या होती है, जीडीपी होगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका, उत्पाद विधि, जिसमें क्या किया जाता है, देश के भीतर जितनी भी वस्तुएं उत्पादन होती हैं उन सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगली जो विधि है वो है इनकम मेथड, या इसे कहा जाता है आय विधि। तो आय विधि के द्वारा क्या किया जाता है, देश में जितने भी लोग हैं, देश के सभी लोगों की आय का जोड़, यानी जितने भी लोग किसी भी तरीके से इनकम कमा रहे हैं उस इनकम को सभी लोगों के लिए यदि जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, उस देश की जीडीपी हो जाएगी। अब इनकम कोई व्यक्ति किस तरीके से कमा सकता है, या तो वेजेस के माध्यम से, वेजेस के माध्यम मतलब मजदूरी या सैलरी के माध्यम से, यदि कोई बस श्रम करता है तो मजदूरी, वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन मिलता है तो वो उनकी आय क्या होगी, मजदूरी और सैलरी के रूप में। प्रॉफिट, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो लाभ के रूप में क्या करता है, आय कमाता है। इसी प्रकार व्यक्ति कोई ब्याज देता है, ऋण देता है किसी को, तो इंटरेस्ट के रूप में या ब्याज के रूप में पैसा कमाता है। और यदि कोई अपनी संपत्ति को किराए पे देता है तो वो रेंट के रूप में या किराए के रूप में क्या करता है, इनकम प्राप्त करता है। तो किराए के रूप में या ब्याज के रूप में या लाभ के रूप में या मजदूरी के रूप में क्या होता है, समस्त व्यक्ति क्या करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। और इन सभी को, यानी सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी, सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभ, सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए ब्याज और सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए किराए को यदि जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, इनकम मेथड या आय विधि के आधार पर देश की जीडीपी कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रखने के लिए आप WIPR फॉर्मूला याद रख सकते हैं। W फॉर वेजेस, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर प्रॉफिट, R फॉर रेंट। तो ये बात करी हमने आय विधि के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। अब है तीसरी विधि जिसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अब एक्सपेंडिचर मेथड अर्थात व्यय विधि, एक्सपेंडिचर का तात्पर्य है व्यय विधि के आधार पर। व्यय विधि के आधार पर क्या किया जाता है, सभी लोगों द्वारा किए गए व्यय को क्या कर दिया जाता है, देश में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा किए गए खर्चे या व्यय को जोड़ दिया जाता है और वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहला कंजप्शन बाई पीपल, ठीक है, कंजप्शन बाई पीपल, लोग क्या करते हैं, स्वयं के लिए क्या करते हैं, खर्चा जो करते हैं, उपभोग जो करते हैं वो, ठीक है। दूसरा, इसके अतिरिक्त, उपभोग के अतिरिक्त लोग किस में खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट या निवेश में खर्चा करेंगे, ठीक है। इसी तरह सरकार भी क्या करती है, खर्चा करती है, सरकार भी क्या करती है, खर्चा करती है। तो सरकार का जो खर्चा है वह है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस को भी जोड़ा जाता है। एक्सपोर्ट का तात्पर्य है निर्यात और इंपोर्ट का तात्पर्य आयात। तो निर्यात और आयात का जो अंतर होता है, शुद्ध जो अंतर होता है, वो भी क्या किस में गिना जाता है, व्यय में गिना जाता है। क्योंकि यदि क्या होगा, आयात अधिक होंगे और निर्यात क्या होंगे, कम होंगे, तो शुद्ध रूप से पैसा बाहर जाएगा, यानी देश का व्यय होगा। तो उसको भी किस में गिन लेते हैं, इस मेथड में गिन लेते हैं। तो व्यय किस किस प्रकार से हो सकता है, देश में लोग उपभोग करते हैं उसमें व्यय, लोग निवेश करते हैं उसमें व्यय, सरकार जो खर्चा करती है उसमें व्यय, और विदेशी व्यापार में जो व्यय होता है व्यय। इन सभी व्यय या खर्चों को जोड़ दें तो जो निकल कर आता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि के आधार पर क्या कहलाती है, जीडीपी का कैलकुलेशन कहलाता है। फॉर्मूला यदि हम देखें तो इसका फॉर्मूला है CIG प्लस X माइनस M। यहां से C से तात्पर्य है कंजप्शन बाय पीपल, I से तात्पर्य है इन्वेस्टमेंट, G से तात्पर्य है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और X माइनस M एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है, अंतर है। तो ये हुई व्यय विधि के आधार पर जीडीपी की कैलकुलेशन। तो तीन विधियों के आधार पर जीडीपी की कैलकुलेशन हमने देखी, लेकिन यहां दो पॉइंट हमें यहां ध्यान रखने हैं कि सरकार द्वारा किए गए जो व्यय होते हैं उनमें सरकार जो सब्सिडी के रूप में पैसा देती है लोगों को, उसको शामिल नहीं किया जाता है व्यय में। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उपभोग करता है और स्वयं को जो देय किराया होता है, यानी कई बार स्वयं को जो देय किराया होता है उसको, यानी आय के रूप में जो किराया प्राप्त करता है उसको भी क्या नहीं करा जाता है, जीडीपी की कैलकुलेशन में खर्चे के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है जब व्यय विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। ये तीन विधियां विभिन्न देशों द्वारा जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए अपनाई जाती हैं। अब हम बात करें कि भारत में कौन सी विधि जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए अपनाई जाती है। तो भारत में प्रथम दो विधियां अर्थात उत्पाद विधि के आधार पर भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है और आय विधि के आधार पर भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी का कैलकुलेशन भारत में
नहीं किया जाता, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो जीडीपी कैलकुलेशन भारत में की जाती है, वो जीडीपी का कैलकुलेशन भारत में कौन सी लागत पर किया जाता है? फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत, उत्पादन के कारकों के आधार पर, और साथ ही साथ मार्केट कॉस्ट पर भी किया जाता है। और इसी तरह चालू मूल्यों पर भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, और किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर आधार मूल्यों या कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्यों पर भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो जीडीपी का कैलकुलेशन स्थिर मूल्य पे किया जाता है, चालू मूल्यों पर भी किया जाता है, साथ ही साथ कारक लागत पर भी किया जाता है, और बाजार लागत पर भी किया जाता है। और जो कैलकुलेशन का तरीका है वो है उत्पाद विधि और आय विधि भारत के लिए। और जो आधार वर्ष माना गया है स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए क्या करना होता है? वर्तमान वर्ष से पूर्व के किसी वर्षों के मूल्य को आधार मानना पड़ता है। और भारत के लिए वो आधार वर्ष कितना है जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए? 2011-12। पूर्व में ये 2004-5 था, लेकिन इसे बदलकर अब कितना कर दिया गया है? 2011-12 कर दिया गया है। तो ये बात करी हमने भारत में जो जीडीपी के कैलकुलेशन का मेथड है वो किस प्रकार का है। जीडीपी के कैलकुलेशन जो किया जाता था उसमें हाल के वर्षों में कुछ सुधार सरकार द्वारा किए गए हैं, और ये जो सुधार किए गए थे ये 2015 में किए गए थे। पहला जो सुधार किया गया वो क्या किया गया था कि बेस ईयर या आधार वर्ष का जो कॉन्सेप्ट था, उस आधार वर्ष में क्या था? आधार वर्ष कितना लिया जाता था पहले जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए? 2004-5। उसे कितना किया गया? 2011-12 कर दिया गया। कब किया गया? 2015 में। इसी तरह पहले जो आधिकारिक जीडीपी थी वो क्या थी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब क्या हो गया? जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट को क्या माने जाना लगा? कांस्टेंट यानी स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य और बाजार लागत पर, स्थिर मूल्य और बाजार लागत, इन दो के आधार पर जो जीडीपी निकलती है उसे अब क्या माना जाता है? ऑफिशियल जीडीपी माना जाता है। जबकि पहले ऑफिशियल जीडीपी किन मूल्यों पर निकालते थे? बाजार लागत पर नहीं निकालते थे, स्थिर मूल्य प्लस किस पे निकालते थे? फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत पर। तो पूर्व में आधिकारिक जीडीपी कारक लागत पर निकलती थी, लेकिन अब जो जीडीपी आधिकारिक जीडीपी निकलती है वो किस मूल्य पर निकाली जाती है? बाजार लागत पर निकाली जाती है। साथ ही साथ जीडीपी की कैलकुलेशन में अब एग्रो सेंसस या कृषि जो जनगणना है उसके आंकड़े भी लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से भी आंकड़े लिए जाते हैं, शेयर मार्केट के आंकड़े भी लिए जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है महंगाई को नापने का उसके आंकड़े भी लिए जाते हैं, और एनएसएसओ से भी आंकड़े लिए जाते हैं। इन सभी से आंकड़े क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं, और उनके आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये कुछ सुधार जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए 2015 में सरकार द्वारा किए गए हैं। अब इन सुधारों के बाद जो जीडीपी के कैलकुलेशन का तरीका है वो कुछ बदला है, तरीका बदला है, और बदल के क्या हो गया है उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि ये जो सुधार किए गए हैं इन सुधारों का फायदा क्या हुआ। देखिए, पहला आधार वर्ष बदलने का फायदा क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं कि आधार वर्ष क्यों बदला गया उसको यदि हम सोचें तो देखिए क्या होता था, जब भी हम देश की जीडीपी की गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं? देश में उत्पादित कुल वस्तु और सेवा जो है उनके मौद्रिक मूल्य को देखते हैं। अब माना किसी देश में ए, बी और सी नाम की 3 वस्तुओं का उत्पादन होता है। ए जो वस्तु है उसकी कितनी यूनिट उत्पादन होती है? माना 2 यूनिट, बी की 3 यूनिट, सी की 4 यूनिट। ये हम मान के चलते हैं। यहां ए की जो 1 यूनिट है इसका मूल्य माना कितना है? 5। बी की जो 1 यूनिट है उसका मूल्य कितना है? हम मान के चलते हैं 10, और इसकी 1 यूनिट का मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो आप देखेंगे ए वस्तु जो है उसका जो कुल उत्पादन हुआ उसका मूल्य कितना हो गया? 5 दूनी 10 रुपए, जबकि ये 3 यूनिट हुई तो इसका 30 रुपए और इसका 80 रुपए। तो ये हमने लिए मूल्य। अब ये जो मूल्य हमने लिए हैं ये लिए हैं करंट ईयर के, यानी वर्तमान वर्ष के, वर्तमान वर्ष के, जिन्हें क्या कह दिया जाता है? चालू मूल्य। तो चालू मूल्य पर जो जीडीपी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 10 + 30 + 80, यानी कि 120 रुपए क्या निकल जाएगी? जीडीपी निकल जाएगी। लेकिन यदि हम जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों पर करें तो क्या होगा? हमें इस वर्तमान वर्ष जैसे 2023 माना वर्तमान वर्ष है, और हमने जो प्राइस लिए 5, 10, 20 ये 2023 के लिए। अब हम 2023 से किसी पूर्व के वर्ष को क्या लें? यदि आधार वर्ष माने तो स्थिर मूल्यों की गणना क्या होगी? उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर होगी।
पहले क्या था आधार वर्ष? 2004-5 आधार वर्ष था। तो इसका मतलब क्या लेना होता था, जो मूल्य लेने होते थे वो हमें किस ईयर के लेने होते थे? 2004-5 के। अब ये 5 की जगह माना उस वक्त मूल्य कितना था? 2004-5 में माना मूल्य जो था वो कितना था? इस वस्तु का 1 रुपए, इस वस्तु का 2 रुपए और इस वस्तु का माना कितना था? 5 रुपए। तो अब 2 यूनिट 1 रुपए यानी कुल कितनी? 2 रुपए उत्पादन, 3 यूनिट मूल्य 2 रुपए 6 रुपए, 4 यूनिट 5 रुपए मूल्य, तो यानी 20 रुपए, यानी कि 20 और 26 और 2 28। तो हमें देखने को मिलता था कि चालू मूल्यों पर तो जीडीपी 120 रुपए आ रही थी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी बहुत कम 28 रुपए आ रही थी, यानी कि वर्तमान मूल्य और वर्तमान जो या चालू मूल्य पे जीडीपी निकल रही थी, स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी निकल रही थी उसमें बहुत अधिक अंतर था। तो आर्थिक विकास या जीडीपी का जो डेवलपमेंट था उसकी असली पिक्चर या असली स्थिति पता नहीं चल पाती थी जब आधार वर्ष को बहुत अधिक पुराना रखा जाता था, क्योंकि पुराना रखने से वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष के मूल्यों में जो अंतर है वो बहुत अधिक था। अंतर अधिक होने के कारण चालू मूल्यों की जीडीपी और स्थिर मूल्यों की जीडीपी में भी बहुत अधिक अंतर आता था, तो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं हो पाता था। इसलिए आधार वर्ष को वर्तमान वर्ष के निकट लाते हुए 2011-12 किया गया। साथ ही साथ एक अन्य कारण यह भी था कि उपभोग का जो तरीका है वो बदला है, उपभोग का जो तरीका है वो बदला है लोगों का, और अब कुछ ऐसी वस्तुएं भी प्रचलन में आ गई हैं जो 2004-5 में उत्पादित ही नहीं होती थी, जैसे मोबाइल फोन। तो चूंकि मोबाइल फोन का उत्पादन इतनी मात्रा में 2004-5 में नहीं होता था, तो इस कारण 2004-5 के जो मूल्य हैं वो उपलब्ध नहीं थे, तो उसके आधार पर जीडीपी या उन वस्तुओं का जो प्रचलन में ही बाद में आई हैं उनका मूल्य निकालने में स्थिर मूल्यों के आधार पर दिक्कत हो रही थी। इसीलिए इस आधार वर्ष को बढ़ा के 2011-12 कर दिया गया। इन सब सुधारों के बाद अब जो जीडीपी के कैलकुलेशन का तरीका अपनाया जाता है वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी निकालने के लिए वर्तमान तरीके के अनुसार जीडीपी निकालने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जीवीए की गणना की जाती है। जीवीए का तात्पर्य है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना की जाती है, जीवीए की गणना की जाती है। और ये जीवीए की गणना किन मूल्यों पर की जाती है? फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत। कारक लागत, जो कारक लगे हैं वस्तु के उत्पादन में या वस्तु के मूल्यवर्धन में, उन मूल्यवर्धन के कारकों के आधार पर वस्तु के मूल्य का क्या की जाती है? गणना की जाती है। और ये जो जीवीए की गणना की जाती है वो 3 चीजों को जोड़कर की जाती है, 3 फैक्टर्स को जोड़कर की जाती है। अब ये तीनों टेक्निकल नाम है, इकोनॉमी से संबंधित हैं, बहुत डीप में इनके जाने की हमें जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना ध्यान रखना है यहां कि जीवीए की कैलकुलेशन में 3 चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहला, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉइज को दी गई क्या क्षतिपूर्ति। दूसरा, मिक्स्ड इनकम या ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या सीएफसी। इन तीनों को मिलाकर क्या निकलती है? इन तीनों को मिला के क्या बनता है? जीवीए। और ये जीवीए कौन सी कॉस्ट पर निकाला जाता है? कारक लागत पर निकाला जाता है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब इस कारक लागत पर जो जीवीए प्राप्त हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पर जो जीवीए प्राप्त हुआ है, इससे क्या निकाला जाता है? बेसिक प्राइस पर, बेसिक मूल्यों पर अब क्या निकाला जाता है? पहले फैक्टर कॉस्ट पर जीवीए निकाला, अब क्या निकाला जाता है? बेसिक प्राइस पर क्या निकाला जाता है? जीवीए निकाला जाता है। और बेसिक प्राइस पर जीवीए निकालने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट पर जीवीए निकला है उसमें क्या क्या जोड़ दिया जाता है? प्रोडक्शन टैक्स तो जोड़ दिए जाते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो उससे क्या निकल जाता है? पहले हमने फैक्टर कॉस्ट पे जीवीए निकाली, अब हमारे पास में क्या आ गया? बेसिक प्राइस पे क्या निकल गया? जीवीए निकल गया। ठीक है, अब क्या हो गया? जो बेसिक प्राइस पे जीवीए निकला है उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? यहां हमने क्या जोड़ा था? प्रोडक्शन टैक्सेस को तो जोड़ा था और प्रोडक्शन सब्सिडी को क्या किया था? घटाया था। प्रोडक्शन सब्सिडी को क्या किया था? माइनस किया था। तो हमें क्या प्राप्त हो गया था? बेसिक प्राइस पे जीवीए प्राप्त हो गया था। अब इस बेसिक प्राइस पे जो जीवीए हमें प्राप्त हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्राप्त हुआ है, इसमें हम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट टैक्सेस को तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और प्रोडक्ट सब्सिडी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अब हमें प्राप्त हो जाएगा मार्केट कॉस्ट पर जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जीडीपी प्राप्त होती है। अब पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने कुछ नए शब्द सुने, वे नए शब्द थे प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, इसी प्रकार प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं कि ये प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होती है। उससे पहले एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं कि अब वर्तमान में जो जीडीपी के कैलकुलेशन का तरीका है, उसमें जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बेसिक प्राइस पर क्या निकाला जाता है, जीवीए निकाला जाता है। और ये बेसिक प्राइस पर जीवीए 3 फैक्टर्स को जोड़ के निकाला जाता है। कौन से 3 फैक्टर है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इन तीनों फैक्टरों को जोड़ने से जीवीए निकल जाता है, और ये जीवीए किस पर निकलता है, बेसिक प्राइस पर निकलता है, सॉरी फैक्टर प्राइस पर निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है। अब इस फैक्टर कॉस्ट पर जो जीवीए निकला है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडी घटा देते हैं। तो ये जो जीवीए आता है हमारे पास में वो किस पे आता है, बेसिक प्राइस पर आ जाता है। और इस बेसिक प्राइस पर जो जीवीए हमें प्राप्त होता है उसमें से प्रोडक्ट टैक्स जोड़ते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी घटा देते हैं, तो हमें जीडीपी मिलती है किस पर, मार्केट कॉस्ट पर। अब आगे देखते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोडक्शन टैक्सेस की। तो प्रोडक्शन टैक्सेस हिंदी में कहें उत्पादन कर। तो वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो टैक्सेस लगते हैं वो प्रोडक्शन टैक्सेस कहलाते हैं। इसमें स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू और प्रोफेशनल टैक्सेस सम्मिलित होते हैं। ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस कहलाते हैं। दूसरे हमने बात करी थी, दूसरे प्रकार के करों की, वे थे उत्पाद कर या प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आते हैं, वैट, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, जीएसटी। ये सभी टैक्सेस किस में आते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस में आते हैं। तीसरा था प्रोडक्शन सब्सिडी। तो प्रोडक्शन सब्सिडी में कौन सी सब्सिडी आती है, वे सब्सिडी जो सरकार द्वारा रेल सेक्टर को, किसानों को दी जाती हैं, लघु उद्योगों को दी जाती है, या सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर को दी जाती हैं। वे सारी की सारी सब्सिडी या अनुदान या छूट क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन सब्सिडी कहलाती हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट जो सब्सिडी होती है वो कौन सी सब्सिडी होती है, वे सभी सब्सिडी, वे सभी अनुदान जो सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर, उर्वरकों पर, या फ्यूल ईंधन पर, या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में जो छूट सरकार द्वारा दी जाती है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट सब्सिडी। तो ये हमने समझा जीडीपी के कैलकुलेशन का वर्तमान तरीका। अब आगे हम जो नया बिंदु देखने वाले हैं वो है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। तो अब आप पूछेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी का तात्पर्य होता है चालू मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर जो जीडीपी होती है उसे क्या कह दिया जाता है, नॉमिनल जीडीपी कह दिया जाता है। जबकि वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी किसको कहा जाता है, जब जीडीपी को किस पर निकाला जाता है, स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है प्रतिशत के रूप में, वही क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। और जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई का एक क्या है, मात्रक है। तो ये बात करी हमने जीडीपी डिफ्लेटर की। अब अंतिम जो क्लास का हमारा बिंदु रहने वाला है वो है इनकम के बारे में, और कुछ प्रकार पढ़ेंगे हम इनकम के। वे प्रकार हैं, पहला जो प्रकार है वो है पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम या खर्च करने योग्य आय क्या होती है, और तीसरा रियल इनकम या व्यक्ति की वास्तविक आय क्या होती है। पहला देखिए हम, पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो व्यक्तिगत आय के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है, सरकार द्वारा और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा जो भी ब्याज का भुगतान किया जाता है वो क्या होता है, ब्याज का ये जो भुगतान किया जाएगा ये किसी ना किसी व्यक्ति को किया जाएगा, सरकार द्वारा और कंपनी द्वारा, क्योंकि कंपनी और सरकार दोनों किसी ना किसी व्यक्ति से ऋण लेती हैं और बदले में ब्याज का भुगतान करती हैं। और ये जब भुगतान किया जाता है वो ये उस व्यक्ति की क्या बनता है, आय बनता है। तो पहला व्यक्तिगत आय में क्या शामिल है, सरकारों और कॉरपोरेट द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान। दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन, ये जब ऋण लेती हैं और उस ऋण को वापस चुकाती हैं
तो भी ये किसी न किसी व्यक्ति की क्या बनती है, आय के रूप में जाता है। तो दूसरा व्यक्तिगत आय में क्या आता है, कंपनी और सरकार द्वारा लिया गया ऋण जब वापस चुकाया जाता है वो। और तीसरा, सरकार को चुकाया गया ऋण और कॉरपोरेट को चुकाया गया ऋण। सरकार और कॉरपोरेट भी क्या करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड करता है इनको भी कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि इनसे भी किसी ना किसी ने क्या होता है, कभी ना कभी ऋण लिया होता है और उस ऋण के बदले में इनको क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो ये सरकार और कंपनी की क्या होती है, इनकम होता है। इसे भी व्यक्तिगत इनकम की हम श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार कॉरपोरेट टैक्स के रूप में जो पैसा चुकाया जाता है वो भी पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आता है। कंपनीज या कॉरपोरेट को होने वाला जितना भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आता है। और सोशल सेक्टर या सामाजिक सुरक्षा पर किया गया सरकार का खर्च भी किसमें आता है, व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के लिए सरकार क्या देती है, अनुदान देती है, और ये अनुदान किसी न किसी व्यक्ति की आय का स्रोत बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आय में ये मद सम्मिलित है। अब ये जो व्यक्तिगत आय है, जो आय व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्या व्यक्ति उस आय को पूरा का पूरा खर्च कर सकता है? तो जी नहीं, पूरी की पूरी आय को व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उस आय में से कुछ मात्रा में उसे टैक्स सरकार को देने होते हैं। तो व्यक्ति की जो खर्च करने योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम होती है वो क्या होती है, व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम जो होती है, उसमें से यदि सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्सेस को घटा दे तो वो उस व्यक्ति की क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। और तीसरा है रियल इनकम या वास्तविक इनकम। टैक्स चुका देने के बाद में भी क्या करती है, किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है, महंगाई की दर के द्वारा प्रभावित होती है। तो व्यक्ति की जो वास्तविक जो आय होती है, वो वास्तविक आय क्या होती है, जो उसकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, खर्च करने योग्य आय होती है, उसमें से महंगाई के प्रभाव को हटाने के बाद जो इनकम बचती है वही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है, वास्तविक आय कहलाती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने व्यक्तिगत आय, डिस्पोजेबल इनकम, वास्तविक आय को पढ़ा, साथ ही साथ जीडीपी के कैलकुलेशन के कुछ तरीकों को देखा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।